नेक्स्ट टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। व्याकरण के अंदर पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए थे, अब है रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य का स्वरूप क्या होता है? जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है, अलग अलग पदों के योग से वाक्य बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। ये हमने उसके अंदर भी पढ़ा था अर्थ के आधार पर, जब हम वाक्य के भेद किए थे तब। अब इसमें उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य में निम्नलिखित बातें होती है। क्या क्या बातें होती हैं? वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है, शब्दों या पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। ये एक सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाक्य की विशेषताएं हैं ये। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो ये वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता है। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, तो ये एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूते के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टता प्रकट हो रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अब निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान दीजिए। जैसे बोला इसने, मुझे कल दिल्ली जाना है। मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर परसों वहाँ से कलकत्ता पहुँचना है। मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है। तो मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है और फिर वहाँ से कलकत्ता पहुँचना है। सारे क्या है? वाक्य, जो एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में एक वाक्य और वाक्य दो और तीन दो वाक्यों को मिलकर बने हैं, तथा वाक्य चार तीन वाक्यों से। ये सभी एक ही वाक्य के नमूने हैं, पर सभी भिन्न प्रकार के वाक्य, मतलब सबका अर्थ अलग है, सबका भाव अलग है। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, जो सिंगल सेंटेंस होता है। ठीक है, एक होता है संयुक्त वाक्य, जो दो वाक्यों से मिलकर बनता है, उनको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। फिर एक तो मिश्र वाक्य, जिसमें दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। अब इसके अंदर जो पहला लिखा था, मुझे कल दिल्ली जाना है, सरल वाक्य है। मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर परसों वहाँ से कलकत्ता पहुँचना है, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में और तथा ये सब चीज़ों का प्रयोग होता है। मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है और फिर वहाँ से कलकत्ता पहुँचना है, तो तीन वाक्य आ गए इसके अंदर। सूचना मिली, दिल्ली जाना है और वहाँ से कलकत्ता जाना, तीन वाक्य हो गए। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये ही तीन एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या? सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, अतः एक ही वाक्य होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य में एक ही क्रिया जाने की हो रही है, परंतु जब इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाए कि और फिर परसों वहाँ से कलकत्ता पहुँचना है, तो ये सरल वाक्य नहीं रह गया। यह पूरा वाक्य दो अलग अलग वाक्यों से मिलकर बना है, जिसमें जाना है और पहुँचना है, दो क्रियाएं हैं। तो सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि अकर्मक और हो तो वाक्य में कर्म नहीं आ सकता। जैसे वह सो गया, तो इसमें कोई कर्म नहीं आएगा। ठीक है, यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्म अवश्य आएगा। जैसे छात्र ने पाठ पढ़ा, वह सो गया, सो गया में कोई कर्म नहीं है, सो गया वो, लेकिन छात्र ने पाठ पढ़ा, तो इसके अंदर पाठ जो है वो कर्म है। ठीक है, तो अगर सकर्मक क्रिया है तो उसके अंदर कर्म आता है, और अकर्मक क्रिया है तो उसके अंदर कर्म नहीं आता। यदि सकर्मक क्रिया है तो द्विकर्मक है तो दो कर्म आएंगे। अगर सकर्मक में द्विकर्मक है तो दो कर्म आएंगे। जैसे सेठ ने नौकर को पैसे दिए। यदि प्रेरणार्थक क्रिया है तो प्रेरक संज्ञा प्रेरित संज्ञा दोनों का प्रयोग होगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों से लेख लिखवाया। तो सरल वाक्य के घटक क्या होते हैं? क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें? सरल वाक्य में संरचना के धरातल पर दो प्रमुख घटक माने जाते हैं। एक होता है उद्देश्य, जो काम किया जा रहा है, एक विधेय, जिसके द्वारा किया जा रहा है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो कर्ता होता है, वह उस वाक्य का उद्देश्य। जो कर्ता होता है वह उस वाक्य का उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो क्रिया होती है। जो क्रिया होती है उसको विधेय कहते हैं। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग हैं। प्रयुक्त शब्द ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। इसमें वक्ता का कथन अधिक स्पष्ट होता है। जैसे मुझे कल बच्चों के विद्यालय जाना है, ये ऐच्छिक घटक है, मतलब उसकी इच्छा ही है, और अनिवार्य अंगों में सहायक बनकर ही आता है। अतः उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य पद जो होता है कर्ता, तथा उसके विस्तारक घटक विशेषण या विशेषण पदबंध आते हैं। अब इसके अंदर विधेय के अंतर्गत मुख्य घटक क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म का विस्तार विशेषण, पूरक तथा पूरक का विस्तार विशेषण आते हैं। जैसे अब एक सेंटेंस दे दिया, मेरी बहन 2 दिन से ये किताब पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? मेरी बहन। तो वो क्या हो गई? कर्ता हो गई। जो पढ़ रही है वो क्या हो गई? कर्ता हो गई। और जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है।
2 दिन से किताब पढ़ रही है, वो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो वो क्या है, विधेय है। तो इसमें कर्ता और उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है। तो यानी कि जो कर्ता है वो उद्देश्य है और जो क्रिया है वो विधेय है। ठीक है, समझ में आ गया। मेरी बहन 2 दिन से ये किताब पढ़ रही है, यहाँ पर मेरी बहन जो है कर्ता है तो वो उद्देश्य है। ठीक है, और किताब पढ़ रही है वो क्रिया है तो वो विधेय है। ठीक है, अब इसमें दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। किसने मारा, राम ने। कर्ता कौन है, राम। दशरथ के पुत्र राम, तो वो उद्देश्य है। ठीक है, रावण को मार गिराया, वो काम किया, वो क्या है, विधेय है। ठीक है, परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। तो कर्ता कौन हुए, परिश्रम करने वाले छात्र, तो ये उद्देश्य हो गया। और जो परीक्षा में सफल होते हैं मतलब काम किया तो सफल हुए, तो वो क्रिया हो गई, तो वो क्या हो गया, विधेय हो गया। तो इस तरह से हम उद्देश्य और विधेय को अलग करते हैं। दूसरे के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। तो दूसरों के साथ कर्ता कौन हुए, जो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति हैं वो कर्ता हो गया। ठीक है, और सबके मन को भाते हैं ये क्रिया हो गई। तो उद्देश्य क्या हुआ, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, और क्रिया क्या हुई, सबके मन को भाते हैं, तो वो विधेय बन गया हमारा। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। तो कर्ता कौन है, वह, नाम नहीं पता लेकिन वह, तो वह उद्देश्य है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते सो गया, पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, विधेय है। ठीक है, सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो कर्ता कौन है, आंदोलनकर्ता, जो आंदोलन कर रहे थे वही करता है, तो वो उद्देश्य है। सभी आंदोलनकर्ता क्या है, उद्देश्य है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे वो उसका विधेय है। अब कल वह लड़का बारिश में पूरा भीग गया। अगर कल अलग है, कल भी विधेय है, कल उद्देश्य नहीं है। वह लड़का जो उद्देश्य होगा, वह लड़का जो है वो उद्देश्य होगा, और बारिश में पूरा भीग गया वो भी विधेय है। ठीक है, मैंने ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी। तो जो मैंने है, मैंने मैं करता हुआ है, उद्देश्य हो गया, और ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी मतलब वो विधेय हो गया। बंजारा मस्ती से गीत गाता चला जा रहा था। तो बंजारा उद्देश्य हो गया और गीत गाता चला जा रहा था, विधेय हो गया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों ने से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। तो कर्ता कौन है, लोगों से घिरे हुए, स्वागतार्थ, स्वागत करने वाले लोगों से घिरे हुए जो श्री कृष्ण है वो करता है, तो वो उद्देश्य हो गया। और नगर में प्रवेश किया उन्होंने, तो ये विधेय हो गया। ठीक है, तो ये उद्देश्य और विधेय था हमारा। तो बदल गया, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। कोई भी सरल वाक्य जो है उद्देश्य और विधेय से मिलकर बनता है। अब इसमें आता संयुक्त वाक्य। ये तो था सरल वाक्य। सरल वाक्य के बाद क्या आते हैं, संयुक्त वाक्य आते हैं, जो 2 वाक्यों से मिलकर बनता है। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि उनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से हो सकता है। मतलब 2 वाक्य, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर में के उपवाक्य होते हैं। यहाँ ना कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है ना किसी से छोटा, इसीलिए संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे दिया, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। तो मोहन दिल्ली जाएगा एक अलग वाक्य है, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शीला यहीं रहेगी ये भी एक अलग वाक्य है। दोनों को जोड़ दिया और लगा करके, तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। तो दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने और लगाया इसके बीच में, और इसको क्या बना दिया, संयुक्त वाक्य बना दिया। आप यहाँ रह सकते हैं या आपका भाई यहाँ रह सकता है। मतलब आपका भाई यहाँ रह सकता है ये अलग वाक्य है, आप यहाँ रह सकते हैं ये भी अलग वाक्य है। दोनों को मिला दिया, संयुक्त वाक्य बन गया। संयुक्त वाक्य प्राय समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अवयव, मतलब समुच्चय बोधक अवयव कौन से होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, या, अथवा, चाहे, चाहे ना, ना कि, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है, जिनको इस्तेमाल करके हम 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं और उसको क्या बना देते हैं, संयुक्त वाक्य बना देते हैं। तो ये सारे क्या है, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, सारे अवयव बोलते हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयव चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, इसमें और नहीं लगाया, कोई समुच्चय बोधक अवयव लगाया ही नहीं। रहने वाले रहेंगे वहां कोमा लगाया, जाने वाले चले जाएंगे, तो इसमें कुछ समुच्चय बोधक अवयव डाला नहीं, और का लोप हो गया, लेकिन फिर भी ये संयुक्त वाक्य बन गया। क्या सोचा था, क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया, तो और हटा के सीधा कॉमा लगा दिया, तो उसको लोप भी कर सकते हैं। काम किया है, पैसा तो मांगूंगा ही, काम किया तो पैसा मांगूंगा, तो लगाना था लेकिन इसका लोप कर दिया।
तो ये है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्यों के भी भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य के भी भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि उसका उनके उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं। सामान्यतः संबंध 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोजक संबंध, जोड़ते हैं जो, विभाजक संबंध जो अलग करते हैं, विरोधवाची संबंध जो एक दूसरे के विरोध में आते हैं, और परिणामवाची संबंध। इन्हीं के आधार पर 4 प्रकार के संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। पहला होता है संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, और चौथा परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। तो पहला क्या है? संयोजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य 2 कार्य, व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संयोजक संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों वाक्यों को। यहाँ मैं बैठूंगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे, आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। तो ये क्या है? संयोजक संयुक्त वाक्य है। दूसरा क्या होता है? विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्यों से 2 स्थितियों का कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाता है, यानी कि एक को स्वीकार किया जाए और दूसरे को त्याग किया जाए, मतलब एक को हमें एक्सेप्ट करना, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वहां पर क्या होता है? विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं, ये उससे पूछ रहा है कि आप पहुंच जाएंगे या मैं फोन करूं। तो एक स्वीकार करना है और वो कहेगा पहुंच जाऊंगा तो फोन नहीं करेगा, और वो नहीं पहुंच पाएगा तो फोन करेगा। तो मतलब एक कार्य होगा दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? विभाजक संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, या तो ठीक से काम करो नहीं तो नौकरी छोड़ दो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो ठीक से काम करेगा नहीं तो नौकरी छोड़ देगा, ठीक है। मैं ना आपको पहचानता हूँ ना आपके पिताजी, ना तो शीला ही आई ना अपने बेटे को ही भेजा, आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन मोहन के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है? एक को एक्सेप्ट किया जाएगा और दूसरे को रिजेक्ट किया जाएगा, तो वहां पर क्या होता है? विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। फिर आता है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये प्राय मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अवयव से जुड़े रहते हैं। जैसे वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, एक दूसरे का विरोध है। मतलब खेलने में एक चीज में अच्छा, दूसरी चीज में अच्छा नहीं है वो। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। तो ये क्या होते हैं? विरोधवाचक, जो वहाँ पर दूसरे वाक्य के अंदर उसका विरोध नजर आता है, विरोधाभास नजर आता है, तो वो क्या होते हैं? विरोधवाचक संयुक्त वाक्य होते हैं। फिर होते हैं परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जब एक वाक्य से कार्य का और दूसरे से उसके परिणाम का बोध होता है, मतलब कोई काम किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो वो क्या होते हैं? परिणामवाची संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे इसके अंदर कौन से अवयव आते हैं? इसीलिए, अतः, सो आदि अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, परिणाम है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाजार बंद है। बाजार बंद होने का परिणाम क्या है? आज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। उसके चुप रहने का रीजन क्या था? रीजन पता चल रहा है, परिणाम मतलब रीजन होता है। उसके चुप रहने का रीजन क्या था? तो बीमार था, तो यहाँ परिणाम पता चल रहा है। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। मतलब वो झूठ बोलकर किस लिए गई? क्योंकि वो आना नहीं चाहती थी, तो ये इसका परिणाम है। तो ये क्या है? परिणामवाची संयुक्त वाक्य है। तो ये दूसरा भेद था हमारा संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद क्या है? मिश्र वाक्य। जहाँ पर 2, 3, 4 वाक्यों को मिलाया जाता है वो मिश्र वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, पर शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब जो दूसरा वाक्य के अंदर जोड़ा गया है उसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसके साथ जोड़कर ही उसका अर्थ निकलता है, तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो उसमें 2 होते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या होते हैं? मिश्र उपवाक्य बनते हैं, मिश्र वाक्य बनते हैं। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। अब मैं बोलूँ जिसकी किताब खो गई थी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर मैंने इसको पूरा बोला, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, तब इसका पूरा मीनिंग निकलता है। तो दूसरा जो है वो इसका आश्रित उपवाक्य है, तो ये क्या बनेगा? मिश्र वाक्य बनेगा, ये संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं, ठीक है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। तो मिश्र वाक्य में प्राय की, जो, जहां, तब, जब, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य अतः तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आश्रित उपवाक्य बाद में ही आएगा, पहले भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है,
ठीक है। जो आश्रित उपवाक्य है वो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे जब कोई आरंभ में, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है, ठीक है, तो यहाँ पहले वाला जो है वो आश्रित है दूसरे वाले पे, ठीक है। मध्य में क्या है, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है, जो कल यहाँ आया था, ये मिड में जोड़ गया, ठीक है। अंत में जोड़ेंगे तो वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, तो कहीं पर भी जोड़ के इस वाक्य को बनाया जा सकता है। आश्रित उपवाक्यों के भेद और प्रभेद। मिश्र वाक्यों के लिए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। जैसे शीला ने मुझसे कहा था कि उसका बेटा बीमार है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। तो इसमें क्या है, संज्ञा उपवाक्य। वाक्य क में जैसे जो पहला वाला वाक्य था उसमें रंगीन, गौण और आश्रित उपवाक्य वाक्य में आए संज्ञा पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है। अर्थात वाक्य में जहां जहां संज्ञा पदबंध आ सकता है वहां वहां इस प्रकार के उपवाक्य आ सकते हैं। जैसे शीला ने मुझसे कुछ कहा, तो इसमें जो कुछ जो है वो संज्ञा पदबंध है। शीला ने मुझसे एक बात कही, एक बात जो है इसके अंदर वो संज्ञा पदबंध है। जो उपवाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, उपवाक्य के अंदर जो संज्ञा का कार्य कर रहे हैं वो संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं और वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। प्राय संज्ञा उपवाक्य में की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। उसके अंदर कौन सा समुच्चय बोधक आता है, की। परंतु कभी कभी की का लोप भी किया जा सकता है। जैसे मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, तो यहाँ की लगा लेकिन मुझे मालूम था वह नहीं आएगा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। उसमें की का लोप हो गया। वह नहीं आएगा, मुझे मालूम था, वाक्य के आरंभ में आ जाने के कारण की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य में संज्ञा उपवाक्य कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थान पर आ सकता है। जैसे कर्ता के स्थान पर करेंगे तो मेरा यह डर है कि वह बीमार होगी, सच निकला। मेरा यह डर कि वह बीमार होगी सच निकला, ठीक है। तो यहाँ कर्ता के स्थान पर बीमार होगी, ठीक है। लगता है कि वह बहुत खुश है, और कर्म के स्थान पर जब लास्ट में आता है, कर्म के स्थान पर जब वो लास्ट में आ जाता है। पिताजी ने कहा था कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। मैं जानता हूँ कि वह आपका भाई है। तो लास्ट में कर्म के स्थान पर आ रहा है, ठीक है। फिर आता है विशेषण उपवाक्य। तो थे संज्ञा उपवाक्य के बाद क्या आते हैं, विशेषण उपवाक्य। इसी तरह से वाक्य में आया उपवाक्य जो बैटरी से चलता है, ये उसकी विशेषता है, विशेषता बता रहा है। विशेषण पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है। जैसे मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है, तो बैटरी से चलने वाला विशेषण पदबंध है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है, जो बैटरी से चलता है वो एक उसकी विशेषता है, विशेषण उपवाक्य है ये, ठीक है। ऐसे उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी है, एक बहुत पुरानी उसकी विशेषता है, तो ये क्या है, विशेषण पदबंध है। मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है, जो बहुत पुरानी है, तो क्या है, विशेषण पदबंध है, ये विशेषण उपवाक्य हुआ। ये उपवाक्य हो गया पूरा, जो लास्ट में लगाया वो क्या हुआ, पूरा उपवाक्य बन गया। नीली कमीज वाले लड़के को बुलाइए, तो ये विशेषण पदबंध है। जो नीली कमीज पहने हैं, तो ये उपवाक्य बन गया। जो नीली कमीज पहने हैं वो विशेषण उपवाक्य हो गया, उस लड़के को बुलाइए। मैं दान दिए हुए रुपए नहीं लूंगा। दान दिए हुए क्या है, विशेषण पदबंध है, ठीक है। मैं वे रुपये नहीं लूंगा जिन्हें दान कर चुका हूँ, दान दे चुका हूँ, तो मैं जिन्हें दान दिए, उपवाक्य बन गया, पूरा वाक्य बन गया, ठीक है। इस प्रकार विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में अनेक प्रकार की सूचनाएं देते हैं। कहीं रूप का वर्णन करते हैं तो कहीं उसके किसी कार्य का, कहीं उसकी किसी विशेषता का उल्लेख करते हैं तो कोई अन्य अतिरिक्त सूचना देते हैं। विशेषण उपवाक्यों के प्रारंभ में संबंधवाचक सर्वनाम जो या जो से बने हुए, जैसे जिस, जिसे, जिसका, जिसमें, जिस पर, जिसके लिए, ये जो की जगह पे ही आते हैं सारे, इनका प्रयोग अवश्य होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, जिसे तुम जानते ही नहीं उसे क्या बात करोगे। तो जिसे जानते ही नहीं उससे क्या बात करोगे, तो इसमें जिसे आ गया, ठीक है, संबंधवाचक है ये सर्वनाम। उसी से किताब मांगो जिसको दी थी। जो लड़का यहाँ घूम रहा था मेरा छोटा भाई है। जिन लोगों ने तुम्हें भड़काया था उन्हीं के पास जाओ। तो ये सारे क्या है, विशेषण उपवाक्य आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे वाक्य का आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है। जैसे वह धीरे धीरे चल रही है, जो चल रही है क्रिया है, धीरे धीरे चल रही है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे चल रही है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। वह बीमारों की तरह चल रही है, किसकी तरह चल रही है, बीमारों की तरह, उसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होता है। वह ऐसे चल रही है जैसे बीमार चलते हो, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य बन गया,
लास्ट में जैसे बीमार चलते हैं, ये उपवाक्य बन गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया विशेषण शब्दों की भांति क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, दिशा, कारण, परिणाम आदि की सूचना जिन उपवाक्यों से मिलती है वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मैं भारत में रहता था, रोज फिल्में देखता था, तो समय बताया गया कि जब मैं भारत में रहता था तब रोज फिल्में देखता था। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ स्थान की विशेषता बताई, स्थान बताया गया है, जहाँ मैं रहता हूँ कोई नहीं रहता। जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता, यहाँ पर क्या रीति है, जिस तरह से वो पढ़ाती कोई और नहीं पढ़ा सकता। क्रिया विशेषण उपवाक्य कभी कभी मुख्य उपवाक्य की क्रिया के अलावा किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकते हैं। जैसे वह इतना बेईमान हो गया है कि सबको धोखा दे सकता, तो इतना बेईमान, इतना जो शब्द है ये उसकी विशेषता बता रहा है। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी जैसे हवाई जहाज हो। ठीक है, तो वाक्य घ, जैसे वह इतना बेईमान हो गया कि सबको धोखा दे सकता, तो उसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, बेईमान, ये विशेषण है, वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। और वाक्य पढ़ना जो है उसमें तेज, ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के आधार पर ही क्रिया विशेषण उपवाक्यों के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। जैसे समयवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जो समय का बोध कराते हैं। जैसे जब मैं दिल्ली रहता था बहुत काम करता था, जब आपका फोन आया मैं नहा रहा था, तो ये समय बता रहे हैं कि उस समय क्या कर रहा था, क्या था वो समय। फिर आता है स्थानवाची क्रिया विशेषण जो स्थान के बारे में बताते हैं। जहां वे रहते हैं वहीं एक मंदिर है, ये वही जगह है जहां आपने झंडा गाड़ा था, यहाँ स्थान के बारे में पता चल रहा है। फिर रीतिवाची क्रिया विशेषण व उपवाक्य जो काम होता है जिससे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है, जैसा वह गाती है वैसा कोई नहीं गाता, ये रीतिवाची क्रिया विशेषण हो गया। परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो किसी चीज का परिणाम बताए, रिजल्ट बताए। ज्यों ज्यों वह बड़ा हो रहा है त्यों त्यों मूर्ख होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे मूर्ख होता जा रहा है। तो यहाँ पर परिणाम बता रहा है, बड़ा हो रहा है इसलिए मूर्ख बन रहा है वो, जितना बड़ा हो रहा था। जितना तुम मुझसे चाहते हो उतना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर भी क्या परिणाम बताया गया है। फिर कहता है कारणवाचक, जिससे किसी कारण का पता चलता है कि किसी का कारण पता चल रहा है। जैसे मैं नहीं पहुंच सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, तो यहाँ रीजन बताया गया क्योंकि उसका बेटा बीमार है इसलिए नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर ने मरीज को इसलिए बुलाया कि वह उसे दवाई पिला सके, मैं इसलिए नहीं आ सका कि मेरी तबीयत खराब थी। इसके बाद शर्तवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ कोई शर्त हो, यदि तुम चाहो तो वापस लौट जाओ। ठीक है, यदि तुम चाहो तो वापस लौट जाओ, अगर मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगी। फिर आता है विरोधवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर किसी चीज का विरोध होता है। हालांकि मेरे पास रहने की जगह थी फिर भी मैंने किराए पे मकान लिया, चाहे तुम कुछ भी कर लो वह नहीं मानेगी। फिर आता है प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रयोजन मतलब कोई उद्देश्य, दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ जाए, एक उद्देश्य है कि बिल्ली ना आ पाए इसलिए दरवाजा बंद कर दो, ये प्रयोजन है हमारा। केतली का ढक्कन बंद कर दो जिससे भाप ना निकले, जैसी लड़की मैं चाहता था वैसी ही मिल गई। तो मिश्र वाक्यों की रचना वस्तुतः इन तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्यों के योग से ही होती है। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होगा और शेष उपवाक्यों में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य कोई भी हो सकता है। इन्हीं आधारों पर मिश्र वाक्य तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, ठीक है, फिर विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य और फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।